समय किस तरह से करवट लेता है, मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। आज मैंने देखा कि अजीत अंजुम, जिन्होंने सालों मीडिया में गुजारा है, टीवी में, वो आज बामन मेश्राम और राजेंद्र पाल गौतम का इंटरव्यू कर रहे थे। साक्षी जोशी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती थी कि जो मायावती ने जो ऐतिहासिक पार्क बनवाया था लखनऊ और नोएडा में, उसका पैसा उनसे लिया जाए। ये ट्वीट था उनका जब वो टीवी में नौकरी करती थी। तो रवीश हो, अजीत अंजुम हो या साक्षी जोशी हो, ये तमाम लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज को दरकिनार किया। और आज आपको ये इसलिए आपकी खबरें दिखा रहे हैं क्योंकि आप दर्शक के तौर पे एकजुट हैं और सोशल मीडिया पर आप एकजुट हैं, गुलवंद है। और इनको पता है कि ये टीवी अब आप लोग नहीं देखते हैं, तो ये सोशल मीडिया पर आपको अपनी तरफ ले रहे हैं। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। मतलब जब तक ये मलाई खा रहे थे, जब तक इस देश की मीडिया टीवी अखबार में थे, तो इनको आपकी सूध नहीं थी। अब ये सोशल मीडिया पर आए। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं जो खबर, वो 2024 के इलेक्शन को लेकर। बिहार और झारखंड में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि लगभग एक सांसद, सिटिंग सांसद को छोड़ के बीजेपी सभी सांसदों का टिकट काट सकती है यूपी में। उसका क्या है मतलब, लेकिन मैं अभी बिहार और झारखंड की बात करूंगा। सबसे पहले आपको झारखंड में जो ताजा घटनाक्रम है उसको लेकर बता रहा हूं। झारखंड में बीजेपी फंस गई है। हेमंत सोरेन के बदले जो मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन, वो घोर अंबेडकरवादी हैं, घोर बहुजनवादी हैं। फूले पेरियार, अंबेडकर, बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी और शिबू सोरेन को आदर्शों को मानने वाले हैं। तो ये जो सरकार बनी है, तो चंपई सोरेन हार्डकोर बहुजनवादी हैं और दलित, पिछड़े, आदिवासी, वहाँ के किसान और जो मूल निवासियों के लिए बहुत ही सक्रिय नेता है। तो बीजेपी ने अपने चैलेंजेज और बढ़ा लिए हैं। तो झारखंड में बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, 4 साल हो गया था हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते, उनके लिए जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो अब सिंपैथी, सहानुभूति में बदल गई है। इसलिए सोचिए 14 सीटें हैं झारखंड में लोकसभा के, उसमें से बीजेपी के रास्ते मुश्किल से बंद हो जाएंगे। और जिस तरह से जेएमएम को सिंपैथी मिल रही है और आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस का वहां गठबंधन है और 14 सीटों का नुकसान बीजेपी जी को होता दिख रहा है। हेमंत सोरेन के लिए इतनी सिंपैथी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां बीजेपी ओबीसी पर फोकस करती है, रघुवर दास को गवर्नर बना दिया गया ओबीसी को लेकर। लेकिन चंपई सोरेन जो हैं, उनकी ओबीसी पर बहुत पकड़ है, ओबीसी के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है और 3-4 बड़े मुद्दे हैं। अगर चंपई सोरेन ने 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया, उसके बाद जो तमाम जो सोशल रिफॉर्म के काम हैं युद्ध स्तर पर उन्होंने अगर 1-2 महीने में कर दिया, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। रही बात सरकार गिराने की, तो वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। बीजेपी ने वैसे पूरी कोशिश कर ली है, बहुत डिले किया गया था उनको शपथ ग्रहण कराने में, सोशल मीडिया पर बहुत किरकिरी हो रही थी, उसके बाद ही कहा गया कि उनको शपथ ग्रहण कराया जाए। इसका मतलब है सब केंद्र के इशारे पर तो नहीं हो रहा था, आखिर गवर्नर डिले क्यों कर रहे थे। उसके बाद अगर सरकार गिरा देती है बीजेपी, तो भी एक बड़ा सिंपैथी जो है वो जेएमएम के पक्ष में और हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के पक्ष में जाएगा। तो झारखंड बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डेफिसिट, नुकसान का सौदा साबित होगा। कई बार आप, तो ये हद से ज्यादा जो है वो ठीक नहीं होता है। रही बात बिहार की, तो बिहार में भले बीजेपी ने नीतीश कुमार के पाले में गेंद डालकर गठबंधन बना लिया है। सोचिए कि नीतीश कुमार के लिए बहुमत साबित करना, एनडीए गठबंधन के लिए बहुमत साबित करना टेढ़ी खीर होगी। खैर, मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार कितना सरवाइव कर पाएंगे, इसकी बड़ी मुश्किल कहना है। क्योंकि अभी से ही जीतनराम मांझी जी ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का ऑफर था महागठबंधन की तरफ से, उसे मैंने छोड़ा, तो मुझे 2 मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। एक तो वो चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, एक बात वो है मुकेश सहनी आरजेडी के पाले में जा सकते हैं। और अभी भी जेडीयू और आरजेडी के बहुत सारे जो विधायक हैं, उनको लगता है कि अब उनके लिए बीजेपी गठबंधन में जगह नहीं। और खासकर जो बीजेपी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, वो छटपट कर रहे हैं, वो अनुपस्थित रह सकते हैं। अगर चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो पार्टी तोड़ने के लिए तो 1/3 चाहिए, लेकिन वो पोल नहीं कर, वो हो सकता है कि अनुपस्थित हो जाए विधानसभा में और सरकार गिर जाए।
क्योंकि एनडीए गठबंधन में जाने के बाद नीतीश कुमार को कम से कम 18 सीटें देनी पड़ेंगी बीजेपी को। इसका मतलब उनके 18 सांसदों, अभी भी पिछले बार भी वो 18 पर लड़े थे, तो 18 उनके सीटिंग सांसद हैं और उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग थे। तो वो तमाम लोग जो विधायक से सांसद बनना चाहते हैं, एक तो 18 उनके सीटिंग सांसद हैं, उनको टिकट चाहिए, प्लस जो लोग विधायक हैं 2-2 बार 3-3 बार से, वो चाहते थे कि हमें विधायक का टिकट मिले। तो अब बीजेपी के पास लगभग 30 टिकट था जब तक नीतीश कुमार उस पाले में नहीं थे। चिराग पासवान को 2 वो मांझी जी को देने वाले थे, 3 वो उपेंद्र कुशवाहा को देने वाले थे, या 2 उपेंद्र कुशवाहा को, 1 मुकेश सहनी को, तो भी वो 30 पर लड़ते, तो 10 लोगों को मैनेज किया जा सकता था। लेकिन अब नीतीश कुमार को ही उनको 18 सीटें देनी पड़ेंगी पिछले गठबंधन के हिसाब से, या कम से कम 10 से 15 तो देनी पड़ेंगी। तो भी उनके पास बचता है 25 टिकट, 25 में से गठबंधन के पाले में जाएगा 5 चिराग 5 से कम तो लेंगे नहीं, तो इनके पास बचता है कितना 20 सीटें। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी क्योंकि 18 तो उनके सीटिंग है। तो इस हिसाब से तेजस्वी यादव के पाले में अब 40 टिकट है। 40 टिकट में वो 10 टिकट गठबंधन को अगर देते हैं, लेफ्ट को 5 दे देते हैं, 5 कांग्रेस को देते हैं, तो भी उनके पास 30 टिकट बचता है। इसका मतलब वो ज़्यादा 20 अपने कैंडिडेट को या 15 अपने कार्यकर्ता को और 15 जो लोग विधायक अनुपस्थित हो जाएं या रिजाइन कर दें, उनको टिकट थमा सकते हैं। तो ये भी प्लस पॉइंट है बिहार में। तो बिहार की राजनीति बहुत महीन है और तेजस्वी यादव ऐसे कुछ बोलते हैं। नीतीश कुमार फिलहाल फंस गए हैं और उन्होंने अपना पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी नेता, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण नेता हैं, उनको बहुत फटकारा है कि आप लोगों ने मुझे गुमराह किया और आप लोगों ने मुझे गलत रिपोर्ट दी कि पार्टी के विधायक चाहते हैं कि गठबंधन से निकला जाए, जबकि विधायक अब कह रहे हैं कि हम गठबंधन से नहीं निकलना चाहते थे। इसमें आप सोचिए किस तरह से एक मंडल जी जो विधायक हैं नीतीश के करीबी लोगों में से थे, उन्होंने भी इसका कहा था कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ भी नीतीश कुमार के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी यहाँ भी फंस गई है। तो मतलब 40 सीटों में 30 सीटें बिहार में बीजेपी की डैमेज होती दिख रही है। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले दौर में टिकट बांटा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ बीएसपी से अगर गठबंधन होता तो शानदार होता। चंद्रशेखर आजाद को उनके पास में लेना पड़ेगा। वोटर है वो कंसोलिडेट है, अब किसी के आने जाने से नहीं होगा। बहुजन समाज में बड़ी जागरूकता आई है और 2 तरह के वोटर है, बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के खिलाफ। जो वोटर है उन्होंने माइंडसेट कर लिया किसी के आने जाने से न वोट बढ़ना है न बिगड़ना है। लेकिन अगर अखिलेश यादव ने जो पिछली गलती उन्होंने 16 में जिस तरह से ज़्यादा सवर्ण को टिकट दे दिया है, 2, 3, 4 टिकट तक दिया है, आगे अगर वो दलित पिछड़े आदिवासियों का अल्पसंख्यक समाज का टिकट बढ़ाते हैं तो वो उनके लिए और प्लस पॉइंट होगा, शानदार होगा। तो चुनावी रूप से ये साफ है कि बीजेपी यूपी, झारखंड और बिहार में डेफिसिट में है, माइनस में है। कांग्रेस ममता बनर्जी को लेकर क्या करती है वो एक अलग मसला होगा। कांग्रेस थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन अगर कांग्रेस वहां छोड़ देती है, लेफ्ट और कांग्रेस ममता बनर्जी को अकेले छोड़ देती है, तो ममता बनर्जी बीजेपी को 18 सीटें हैं लोकसभा की, वहां उनको डैमेज कर सकते हैं। अगर 5-7 सीटें भी और डैमेज हो गई तो बीजेपी को नुकसान ही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में बीजेपी को दोहरी ताकत से फिर से 100% परफॉर्म करना होगा, जो संभव नहीं है। तो बीजेपी की सीट घटेंगी ही और इसीलिए ये बात बीजेपी को ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन वो एक कहते हैं ना, दीपक बुझने से पहले ज़्यादा तेज फरफराता है। तो बीजेपी ने मीडिया को लगा रखा है, राम मंदिर का मुद्दा इसलिए छोड़ रखा है, ईवीएम को लेकर जिस तरह से संवेदनशीलता बढ़ी है लोगों में, तो बीजेपी का विरोध बढ़ रहा है। बजट के बाद और विरोध तेज हुआ है। अगर आप आम लोगों से बात करेंगे तो सवर्ण समाज के अलावा SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोग और ज़्यादा संख्या में बीजेपी के से अलग हुए हैं। मतलब OBC जो कहा जा रहा है, OBC, SC और ST में जो हिंदू के नाम पर वोट जाता दिख रहा था, वो नहीं जाता हुआ दिख रहा है। हेमंत सोरेन के बाद जो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर उन्होंने लीड ली थी, तो आदिवासी समाज करता हुआ दिख रहा है। दलित समाज बिल्कुल कटा हुआ है, बीजेपी से करता हुआ दिख रहा है। OBC में 50% से ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज उनसे कटा हुआ है। तो 2024 में जो टीवी अखबार आपको बता रहा है वो दरअसल ऐसा है नहीं, वैसे वो हवा बना रहे हैं। लेकिन बिहार, यूपी और झारखंड में जो मैं देख रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी 14 और 19 के मुकाबले ज़्यादा डेफिसिट में दिख रही है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? लेकिन सोचिए, तमाम सवर्ण पत्रकार जो यूट्यूब पर हैं वो सोशल जस्टिस की बात करने लगे हैं
उनके मन में तो नहीं है, लेकिन हाँ वो दर्शक के लिहाज से, चूंकि बहुजन दर्शक अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इसलिए वो दर्शक चाहते हैं। तो जैसे टीवी वाले आपके नेताओं को बुलाकर ह्यूमिलिएट करते हैं, उसके मुकाबले सोशल मीडिया के जो सवर्ण पत्रकार है वो कम से कम आपके मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो चलिए, बहुजन समाज की जो बात है वो आगे तक फैलेगी। टीवी अखबार अभी भी आपके नेताओं को बैठाकर ह्यूमिलिएशन करे, तो टीवी अखबार का तो बहिष्कार जारी रखिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।